आप सबों को मेरा नमस्कार जोहार। आज मैं आप सबों के लिए पॉलिटिकल साइंस के मॉडल सेट 5 को लेके आई हूँ। इस सेट में 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और साथ ही इन प्रश्नों के एक्सप्लेनेशन भी दिए गए हैं, जिससे आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन के भी प्रिपरेशन हो जाएंगे। तो आप जो है ये जितने भी प्रश्न हैं और उसके उत्तर जो एक्सप्लेनेशन है उसको अपने कॉपी पे लिखते चलिएगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग इस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको तैयार करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका है क्वेश्चन कि पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है। व्हाट इज मीन्ड बाय द फ्रेज ईस्ट वर्सेस वेस्ट। तो देखिए कि पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय जो है वो शीत युद्ध से है। उस दौरान दुनिया को दो विरोधी ब्लॉकों में विभाजित किया गया था। यह विभाजन जो था वो मुख्य रूप से राजनीतिक और आर्थिक विचारधाराओं के आधार पर था। पूर्व ब्लॉक में सोवियत संघ और उसके सहयोगी देश शामिल थे, जो साम्यवाद और समाजवाद की विचारधारा का पालन करते थे, और पश्चिमी ब्लॉक में संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी देश शामिल थे, जो पूंजीवाद और लोकतंत्र की विचारधारा का पालन करते थे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, शीत युद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है। व्हाट इज मीन्ड बाय बाइपोलरिटी। तो दो ध्रुवीयता यानी बाइपोलरिटी का अर्थ है दुनिया को दो प्रमुख शक्ति या ब्लॉकों में विभाजित करना। यह शब्द आमतौर पर शीत युद्ध के दौरान उपयोग किया जाता था, जब दुनिया को दो प्रमुख शक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विभाजित किया गया था। इस दो ध्रुवीयता में दोनों शक्तियों ने अपने सहयोगियों और गठबंधनों के साथ मिलकर दुनिया को अपने प्रभाव में लाने की कोशिश की थी। यह दो ध्रुवीयता शीत युद्ध के दौरान दुनिया की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, अमेरिका व सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व या द राइवल डोमिनेंस ऑफ द यूएस एंड द सोवियत यूनियन। थर्ड क्वेश्चन है, 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की। हु एस्टैब्लिश्ड द सोशलिस्ट स्टेट इन रसिया इन 1917। तो 1917 यानी 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना व्लादिमीर लेनिन ने की थी। यह बोल्शेविक पार्टी के नेता थे और अक्टूबर 1917 में हुई रूसी क्रांति के बाद उन्होंने रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना की थी। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने जार निकोलस द्वितीय की सरकार को उखाड़ फेंका था और रूसी सोवियत संघात्मक समाजवादी गणराज्य की स्थापना की थी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ। विच कंट्री वॉज द फर्स्ट टू ब्रेक अवे फ्रॉम द सोवियत ब्लॉक। तो सोवियत गुट से अलग होने वाला पहला देश जो था वो यूगोस्लाविया था। यह देश 1948 में सोवियत गुट से अलग हो गया था, जब इसके नेता जोसेफ ब्रोज टिटो ने सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन के साथ मतभेद के कारण सोवियत गुट से अलग होने का फैसला किया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, यूगोस्लाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुवैत को किस राज्य के अवैध चंगुल से मुक्त कराया गया। कुवैत वॉज फ्रेड फ्रॉम द इलीगल क्लचेज ऑफ विच स्टेट। तो कुवैत को इराक के अवैध चंगुल से मुक्त कराया गया था। यह घटना 1990 में हुई थी, जब इराक ने कुवैत पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की अनुमति दी, जिसमें अमेरिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए, इराक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया। तो हम देखेंगे कि परमाणु अप्रसार विच कंट्री, पहले इंग्लिश में भी मैं बोल दूं, विच कंट्री डिड नॉट साइन द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो देखिए परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले देशों में कुछ देश शामिल हैं, जैसे कि भारत है। भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया क्योंकि यह संधि भेदभावपूर्ण था और परमाणु शक्ति संपन्न देशों को हथियार रखने की अनुमति देती है, जबकि गैर परमाणु शक्ति जो संपन्न देश थे उसको ऐसा करने से रोकती है। दूसरा देश इजराइल था। इजराइल ने भी इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है। पाकिस्तान में भी इस संधि को स्वीकार नहीं किया। दक्षिण सूडान इस संधि में शामिल नहीं हुए थे, और उत्तर कोरिया भी था जो 1985 में इस संधि में शामिल हुआ, लेकिन 2003 में इसे छोड़ दिया। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि चार ऑप्शन है, ईरान, उत्तरी कोरिया,
इंडिया एंड चाइना। तो इसमें आंसर जो होगा वो भारत होगा, भारत यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया? विच ईयर वाज सेलिब्रेटेड एज इंडिया चाइना फ्रेंडशिप ईयर? तो 2006 को भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कौन आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है? एट प्रेजेंट हु इज नॉट अ मेंबर नेशन ऑफ आसियान? तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आसियान के सदस्य राष्ट्र कौन कौन से हैं। तो वर्तमान में आसियान के जो सदस्य राष्ट्र हैं उनकी संख्या 10 है, और जिसमें पहला ब्रुनेई जो आसियान का एक संस्थापक सदस्य नहीं है, लेकिन 1984 यानी 1984 में इस संगठन में शामिल हुआ था। सेकंड है कंबोडिया, 1999 में आसियान में शामिल हुआ। फिर इंडोनेशिया जो आसियान का संस्थापक सदस्य है। लाओस 1997 में आसियान में शामिल हुआ। मलेशिया आसियान का संस्थापक सदस्य रहा है। म्यांमार जिसे बर्मा भी बोला गया तो 1997 में आसियान में शामिल हुआ। फिलीपींस आसियान का संस्थापक सदस्य था। इसी तरीके से सिंगापुर और थाईलैंड भी उसके संस्थापक सदस्य थे। वियतनाम जो 1995 में आसियान में शामिल हुए थे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इंडोनेशिया, फिलीपींस, अल्जीरिया और मलेशिया 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें अल्जीरिया होगा जो आसियान के सदस्य राष्ट्र में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण में कुल कितने देश हैं? हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन सार्क? तो दक्षिण में कुल 8 देश हैं। दक्षिण को दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन भी कहा जाता है, और इसमें जो शामिल 8 देश हैं इनमें आ जाते हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और अंत में श्रीलंका। ये 8 देश दक्षिण में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक दक्षिण का सम्मेलन किस सदस्य राज्य में नहीं हुआ? इन विच मेंबर स्टेट हैज़ द सार्क समिट नॉट येट टेकन प्लेस? तो अभी तक जो दक्षिण का सम्मेलन है वो अफगानिस्तान में नहीं हुआ है। तो इसका जो आंसर राइट आंसर होगा वो होगा ए अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो हेग में स्थित है, जो नीदरलैंड में शामिल है, मतलब नीदरलैंड में स्थित है हेग। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा डी द हेग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन कौन है। तो हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद सोवियत संघ और जो अब रूस कहलाता है। थर्ड वन है यूनाइटेड किंगडम जिसे ब्रिटेन भी कहते हैं। फोर्थ है फ्रांस और फिफ्थ है चीन जिसे रिपब्लिक ऑफ चाइना या पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना भी कहते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि इटली जो है वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य में नहीं आता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व्ड? तो विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य HIV एड्स के प्रति जागरूकता फैलाना और इस बीमारी से पीड़ित लोगों के प्रति समर्थन जुटाना है। यह दिन दुनिया भर के लोगों को एकजुट करने का अवसर है ताकि वे इस जानलेवा बीमारी के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता और समर्पण का प्रतीक बन सके। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए 1 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक ताप वृद्धि किस सुरक्षा का मामला है? तो वैश्विक ताप इज ग्लोबल वार्मिंग और सिक्योरिटी इशू। तो ये किसका मामला है? तो ये आप देखिएगा कि वैश्विक ताप वृद्धि जो है वो एक सामूहिक सुरक्षा का मामला है जो पूरे विश्व को प्रभावित करती है। यह एक ऐसी समस्या है जो न केवल पर्यावरण के लिए खतरनाक है बल्कि मानव जीवन, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक स्थिरता के लिए भी खतरा पैदा करती है। और वैश्विक ताप वृद्धि के कारणों में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, वनस्पति वृक्षों की कटाई और औद्योगिक गतिविधियां भी शामिल हैं। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि पृथ्वी का जो तापमान है वह बढ़ रहा है, जिसमें चरम मौसम की घटनाएं, समुद्र के स्तर में वृद्धि और जैव विविधता की हानि हो रही है। और
अगर हम देखें तो इस समस्या का समाधान करने के लिए विश्व के देशों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। हमें अपने दैनिक जीवन में ऊर्जा की बचत करना, पेड़ लगाना, प्रदूषण कम करना जैसे कदम उठाने चाहिए। साथ ही सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी इस समस्या के समाधान के लिए साथ में काम करने चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, कलेक्टिव सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि ने परमाणु परीक्षणों को पूर्णतया वर्जित किया? विच ट्रीटी कंप्लीटली प्रोहिबिटेड न्यूक्लियर टेस्ट्स? तो परमाणु परीक्षणों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने वाली जो संधि थी उसको परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि या कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, CTBT कहा जाता था। तो यहाँ पे आप देखिएगा CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसे व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि भी कहा गया है। तो ये सही ऑप्शन होगा, इसलिए ऑप्शन सी पे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? विच रिवर इज कॉल्ड द सोरो ऑफ बिहार? तो बिहार का जो शोक है वो कोसी नदी को कहा जाता है। यह नदी बिहार राज्य में बहती है और अक्सर इसके किनारे बसे गांवों में बाढ़ की समस्या उत्पन्न करती है, जिससे यह नदी बिहार का शोक कही जाती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए, कोसी नदी या कोसी रिवर। नेक्स्ट 17th नंबर क्वेश्चन है, जिसका क्वेश्चन है, ओजोन परत में हो रहे तीव्र क्षय के कारण कौन सी किरण पृथ्वी के वातावरण को नुकसान पहुंचा रही है? विच रेडिएशन इज हार्मिंग द अर्थ्स एटमॉस्फेयर ड्यू टू द रैपिड डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर? तो ओजोन परत में हो रहे तीव्र क्षय के कारण पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट UV किरणें पृथ्वी के वातावरण को नुकसान पहुंचा रही है और ये किरणें सूर्य की ऊर्जा का एक हिस्सा है और ओजोन परत के क्षय के कारण पृथ्वी की सतह तक पहुंच रही है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, अल्ट्रावायलेट रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? मेधा पाटकर्स नेम इज एसोसिएटेड विथ विच मूवमेंट? तो मेधा पाटकर का नाम नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा है। यह आंदोलन नर्मदा नदी में बन रहे सरदार सरोवर बांध के विरोध में शुरू किया गया था। मेधा पाटकर इस आंदोलन की संस्थापक और प्रमुख नेता हैं। उन्होंने इस आंदोलन के माध्यम से बांध के निर्माण के कारण होने वाली पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने का काम किया है। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा डी, नर्मदा बचाओ आंदोलन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? व्हाट आइडियोलॉजी इज ग्लोबलाइजेशन बेस्ड ऑन? तो भूमंडलीकरण जो है वो उदारवाद पर टिका है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें मुक्त बाजार, निजीकरण और वैश्विक व्यापार को भी प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, उदारवाद, लिबरलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है, विश्व के संदर्भ में सोचो, देश के हित में करो। यह सूत्र किसने प्रसारित किया? थिंक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड, डू इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, हु प्रोपोगेटेड दिस फॉर्मूला? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मनमोहन सिंह। विश्व के संदर्भ यह सूत्र जो है वो भारत के आर्थिक सुधारों और वैश्वीकरण की नीतियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। इसलिए विश्व के संदर्भ में सोचो, देश के हित में करो, यह सूत्र जो है वो मनमोहन सिंह द्वारा प्रसारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा मनमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 21 है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई थी? अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ऑन व्हाट बेसिस हैव द स्टेट्स बीन क्रिएटेड इन इंडिया? तो देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम ये 1956 में यानी 1956 के अनुसार भारत में राज्यों की रचना जो हुई थी वो भाषाई आधार पर की गई थी। इस अधिनियम के तहत देश को भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर राज्यों में विभाजित किया गया था। तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा डी, भाषा, जिसे हम इंग्लिश में लैंग्वेज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने? विच बाइलिंगुअल स्टेट्स बिकम्स इन 1956? तो जैसा कि अभी हम जस्ट बताएं कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था वो 1956 के अनुसार हुआ था, और जो जिसमें भारत में जो राज्यों की रचना हुई थी वो भाषा के आधार पर हुई थी। तो इसी समय 1956 में बॉम्बे और पंजाब जो थे वो द्विभाषी राज्य बने थे। बाद में इन राज्यों को भाषाई आधार पर विभाजित किया गया, जिससे महाराष्ट्र और गुजरात, फिर हरियाणा और पंजाब अलग अलग राज्य बनते गए। तो पहला जो होगा वो होगा मुंबई व पंजाब, जो ऑप्शन ए है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया? व्हाट टाइप ऑफ सोशलिज्म डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्ट? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थे वो ब्रिटेन के लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाए थे, लेकिन यह एक विशिष्ट प्रकार का ये समाजवाद था जो भारतीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया गया था। इस समाजवाद का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज में व्याप्त आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को दूर करना था। और कांग्रेस के जो समाजवादी विचारधारा को प्रभावित करने वाले प्रमुख व्यक्तियों में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे। नेहरू ने समाजवाद को एक ऐसी विचारधारा के रूप में देखा जो भारतीय समाज को अधिक न्याय संगत और समानतावादी बना सकती है। बोस ने समाजवाद को एक ऐसी शक्तिशाली औजार के रूप में देखा जो भारतीयों को साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने में मदद कर सकता है। कांग्रेस का समाजवादी विचारधारा ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला और इसने भारतीयों को साम्राज्यवाद के खिलाफ एकजुट करने और स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इन ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। किसने कहा कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस मात्र पार्टी नहीं बल्कि वह सरकार, राज्य, यहाँ तक कि देश जैसी हो गई है? हु सेड दैट after independence Congress is not just a party but it has become like a government, a state and even a country? तो यह स्टैनले कोस्निक ने कहा था कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस जो है वो मात्र पार्टी नहीं बल्कि वह सरकार, राज्य, यहाँ तक कि देश जैसी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नियोजन समिति का गठन किसने किया? तो 1938 हु कंस्टिट्यूटेड द प्लानिंग कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1938? तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नियोजन समिति का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। यह समिति हरिपुरा अधिवेशन में गठित की गई थी, जिसका एकमात्र उद्देश्य था कि देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजनाएं बनाना था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन इन इंडिया? तो भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। यह आयोग देश के संसाधनों के सर्वाधिक प्रभावी तथा संतुलित उपयोगों के लिए योजना बनाने का काम करता है, और इसके अलावा आयोग का एक नामजद उपाध्यक्ष भी होता है जिसका पद एक कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर में हम लोग आ चुके हैं। 27 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? विच एग्रीमेंट वॉज साइंड बाय इंदिरा गांधी? तो इंदिरा गांधी जो थी उन्होंने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, और यह समझौता 1972 यानी 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जिसमें दोनों देशों ने 1971 यानी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद के हालात को सामान्य बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौते किए थे। तो इसका जो आंसर राइट आंसर होगा वो होगा 1972 का शिमला समझौता, शिमला एग्रीमेंट ऑफ 1972। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि एशियाई क्षेत्रीय मंच का संबंध किस संगठन से है? विथ विच ऑर्गेनाइजेशन इज द एशियन रीजनल फोरम एसोसिएटेड? तो एशियाई क्षेत्रीय मंच का संबंध आसियान से है। आसियान
दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ है और यह एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देश शामिल हैं और इसका जो मुख्यालय है वह इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। आसियान का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्य देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना था, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा आसियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंडिकेट पदबंध से किसका संबंध है? तो सिंडिकेट पदबंध जो है, विथ whom इज द टर्म सिंडिकेट एसोसिएटेड? तो सिंडिकेट पदबंध से कांग्रेस की इंदिरा विरोधी वरिष्ठ नेताओं का संबंध है। यह एक ऐसा समूह था जिसमें कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल थे जो इंदिरा गांधी की नीतियों के विरोधी थे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कांग्रेस के विरोधी वरिष्ठ नेतागण या सीनियर एंटी इंदिरा लीडर ऑफ कांग्रेस। और अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन में आ गए हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक नेता कौन थे? हु वाज द फाउंडर लीडर ऑफ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी? तो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक नेता बाबू जगजीवन राम जी थे। उन्होंने 1978 में विभाजित कांग्रेस के बाद यह नई पार्टी बनाई थी। बाद में यह पार्टी जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जगजीवन राम, ऑप्शन सी। इस तरह हम लोग देखते हैं कि हम लोग अभी तक 1 से लेके 30 क्वेश्चनों तक को सॉल्व कर लिए हैं, उसके साथ ही साथ हम लोग एक्सप्लेनेशन कर लिए हैं। तो अब हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबों को 12वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।